अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद अली और आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के हवाले से। पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या फिर इसको चिरोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सबसे पहली बात ये करेंगे कि हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज क्यों करते हैं, हमें कौन सी चीज इस टाइट्रेशन की मदद से पता चलती है। इस टाइट्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मेटल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। सही है। सबसे पहले बात आपने यही याद रखनी है, इट इज यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, मालूम करने के लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन। अब मेटल आयन कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं चंद। कैल्शियम आयन्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं Al+3। इसी तरह हमारे पास जिंक आयन हो सकते हैं, कैडमियम आयन हो सकते हैं, लेड आयन्स हो सकते हैं। ये चंद एक आयन्स हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम मालूम करने के लिए कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन आयन्स की कंसंट्रेशन हम किस तरह मालूम कर पाएंगे। मैं सपोज एग्जांपल है हमारे पास हार्ड वाटर दो आयन्स की वजह से हो रहा होता है, एक कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम या मैग्नीशियम या इन दोनों आयन्स की मौजूदगी की वजह से होता है। अब हमारे पास हार्ड वाटर है और कहता है कि इसकी कंसंट्रेशन मालूम करते हैं हार्ड वाटर की, इसमें कितने कैल्शियम आयन है, कितने मैग्नीशियम आयन है। अगर हमें हार्ड वाटर की कंसंट्रेशन मालूम करनी पड़ जाती है तो हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, यहां पे कौन सी ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मेटल आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। वो जो रिएजेंट है वो ADTA है। ADTA इज यूज्ड एज अ रिएजेंट। सेकंड बात यहां पे आपने याद रखनी है, EDTA is used as a titrating agent। क्या हम EDTA को यूज करेंगे इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड को। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिड को इस्तेमाल करते हुए हम मेटल आयन की कंसंट्रेशन को मालूम कर लेंगे। अब इसके बाद सेकंड बात ये हमने कर ली। अब इसको हम मालूम करने का तरीकाकार क्या है, अब हम तरीकाकार सीखने लगे। सबसे पहला काम आपने ये करना, जिस चीज की कंसंट्रेशन मालूम करनी है उसका सैंपल ले लेना। मैं सपोज करता हूं मैंने हार्ड वाटर की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले हार्ड वाटर को लेना है और इस कोनिकल फ्लास्क में, कहां पे लेना है, अब उस हार्ड वाटर को कोनिकल फ्लास्क में ले लेना है। चलिए जी, मैंने यहां पे ले लिया हार्ड वाटर। ये बात याद रखनी है, हार्ड वाटर कोनिकल फ्लास्क में हमेशा वो चीज लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं। ये बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन के हवाले से। बेशक कोई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, रिडॉक्स टाइट्रेशन हो या फिर ये वाली टाइट्रेशन हो, कोई भी टाइट्रेशन हो, हमेशा कोनिकल फ्लास्क में वो चीज लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम मालूम करना चाहें। अब यहां पे मैं हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं। हार्ड वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कोनिकल फ्लास्क में ले लूंगा। बेशक 50 ml ले लें, 60 ml, 100 ml, जितना आप लेना चाहते हैं उसका वॉल्यूम नोट कर लीजिएगा। पहली बात, उसका वॉल्यूम आपको बताओ जितने ml भी आपने हार्ड वाटर को यूज किया। चलो जी, मैंने यहां पे 50 ml ले लिया। यहां पे कितना ले लिया, यहां तक था 50 ml।
मैंने 50 ml हार्ड वाटर ले लिया। यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करना है आपने, EDTA को लेना है आपने। यहाँ पे EDTA का सोल्यूशन बनाना है। ऑलमोस्ट यूज किया जाता है 0.05 मोलर सोल्यूशन यूज किया जाता है EDTA का। आपने EDTA का 0.05 मोलर सोल्यूशन यहाँ पे लेना है, 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ EDTA। अब एक बात याद रखनी है, EDTA का सोल्यूशन हमने ब्यूरेट में लिया है, और ब्यूरेट में हमेशा उस चीज का सोल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है। मसलन हमें इसकी कंसेंट्रेशन पता है 0.05 मोलर, इसलिए मैंने क्या किया, EDTA का सोल्यूशन ब्यूरेट में ले लिया। ये बात आपने सेकंड नंबर पे याद रखनी। पहले नंबर पे तो कॉनिकल फ्लास्क में वो चीज लेनी है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, और सेकंड नंबर पे ब्यूरेट में उस चीज को लेना है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होगी। मतलब मुझे EDTA की कंसेंट्रेशन पता है, मैंने इसकी मदद से दूसरी कंसेंट्रेशन मालूम करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। थर्ड नंबर पे जो बात आपने याद रखनी है, कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहां तक मेटल यूज हो चुकी है, हमें यहां तक कैलकुलेशन करनी है। वो इंडिकेटर कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं। अमूमन 2 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे आपने क्या करना है, चंद एक ड्रॉप इंडिकेटर के यूज करने हैं। अब जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT जिसको कहते हैं, EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी यूज कर सकते हैं। या सेकंड नंबर पे आप जिस चीज को यूज कर सकते हैं वो है म्यूरोक्साइड। ये हमारे पास 2 इंडिकेटर है जो कि आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी और म्यूरोक्साइड आपने ले लेने हैं। इसके अंदर चंद ड्रॉप 2 या 3 कतरे इंडिकेटर का डाल देने। डालने के बाद आपने ऑपरेटर्स को सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहां से स्टॉपर को ओपन करना है। स्टॉपर को ओपन करने पर क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज एक वक्त आएगा, यहाँ पे EDTA ऐसा 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 इसके अंदर गिरेगा। एक वक्त यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने उस वक्त तक यहाँ पे सपोज के यहाँ तक आगे कलर चेंज होना शुरू कर दिया, आपने स्टॉपर को बंद कर देना। स्टॉपर को बंद करके रीडिंग्स नोट करनी है। रीडिंग्स नोट करके आप नेक्स्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आपने कंसंट्रेशन मालूम कर लेनी है मेटल आयन की। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसके प्रिंसिपल की बात करने लगे हैं कि इसका प्रिंसिपल कौन से चीज के ऊपर ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस कर रही है। ये बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किस चीज पर सारी की सारी बुनियाद है, कौन सा इसका प्रिंसिपल है। अगर बात की जाए ना इसके प्रिंसिपल की, इसका प्रिंसिपल टोटली का टोटली बेस करता है एसिड बेस टाइट्रेशन पे। इट इज बेसिकली, ये बुनियादी तौर पर बेस कर रहा होता है। इट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, ये एसिड बेस टाइट्रेशन पर असल में मुनहसर कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है। किस तरह एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से ये इन्हिसार करता है। आपने एसिड बेस टाइट्रेशन की एक बात याद रखनी है, एसिड बेस टाइट्रेशन में चेंज इन पीएच आता है। चेंज इन पीएच यानी जैसे पीएच चेंज होती है सॉल्यूशन की, हम पता कर लेते हैं कि वहां तक यानी कि रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग नोट करने के बाद हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं।
यानी कि इस तरह कुछ ग्राफ बना होता है वहां पे, यहां पे हमने वॉल्यूम लिया होता है सेंटीमीटर क्यूब में, और इस साइड पे हमने पीएच ली होती है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होता है, अगर आपको याद हो। एसिड बेस टाइट्रेशन में ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, और तकरीबन यहां पे जाके कोई इसका एंड पॉइंट आ रहा होता है। ये क्या हमारे पास एंड पॉइंट, और इस एंड पॉइंट को मालूम करने के लिए हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। नेफ्थलीन उनमें से एक इंडिकेटर, नेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह, यानी कि वो इस पॉइंट पे आके अपना कलर चेंज कर देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि अब इसकी टाइट्रेशन हो गया। हम वहां पे स्टॉपर को बंद करते हैं और इसका वॉल्यूम नोट करते हैं, नीचे वाले वॉल्यूम सारे हमें पता होते हैं, और इसके बाद हम कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं अननोन सब्सटेंस की। ये था एसिड बेस टाइट्रेशन, बेसिकली बेस कर रहे थे चेंज इन पीएच पे। अब यहां पर बात की जाए, हमारा तो मेन मकसद है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल समझने का, हमने एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं समझनी। हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होने वाला ग्राफ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सेम है, तकरीबन सेम सेम है। मतलब अब यहां पे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो बेस चेंज हो रही होती है, यानी यहां पे जिस चीज पे बेस कर रहा है वो चेंज इन पीएच पे, यहां पे इट इज बेस, ये ऐसे में बेस कर रहा है चेंज इन मेटल आयन कंसंट्रेशन, चेंज इन मेटल आयन कंसंट्रेशन, ये है इसकी बेस। मतलब यहां पे चेंज इन पीएच हो रहा होता है एसिड बेस टाइट्रेशन में, यहां पे चेंज इन मेटल आयन कंसंट्रेशन, कि मेटल की मिकदार चेंज हो रही होती है। किस लिहाज से मेटल की मिकदार चेंज हो रही थी, हमने कहा था यहां पे लिया हमने मेटल का सोल्यूशन जो भी है, कैल्शियम या मैग्नीशियम एटम्स इसके अंदर हार्ड वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैं ऊपर से EDTA डालता हूं, क्या कहता है, ये वाली चीज कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देती है, ये वाली चीज भी EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देती है। एक वक्त आता है ये सारे के सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और उस वक्त मेटल सारे के सारे इसके अंदर से गायब हो जाएगी। क्योंकि मेटल आयन की बात कर रहा हूं, ये मेटल आयन है, मेटल आयन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसके अंदर कोई भी चीज हमारे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम नाम की नहीं रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन आता है, कि ऐसा 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 मेटल आयन की कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। सही। अब हमें ना कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो कि इनकी कंसंट्रेशन को मालूम कर सके, जैसे मेटल आयन खत्म हो वो अपने कलर चेंज शो कर दे। हमें कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए। यहां पे क्या है कि हमें कोई ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो इस चीज को डिटेक्ट कर सके, क्या कर सके, इस चीज को डिटेक्ट कर सके। हमें ऐसा कोई इंडिकेटर चाहिए, और ऐसे इंडिकेटर काफी सारे, तकरीबन ऑलमोस्ट कहते हैं 200 के करीब करीब इंडिकेटर मौजूद है हमारे पास। 200 इंडिकेटर मौजूद हैं जो कि इस चीज को मालूम कर सकते हैं मेटल आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जैसे ही मेटल आयन कंसंट्रेशन खत्म होगी सोल्यूशन में से, वो अपना कलर चेंज शो कर देंगे, जिसको हम एंड पॉइंट कह रहे होते हैं। अब उन 200 इंडिकेटर में से जो अमूमन हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो EBT है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये वाला इंडिकेटर हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। जबकि दूसरे नंबर पे म्यूरोक्साइड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आमतौर पे 2 कॉमनली इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अगर मैं बात करूं ग्राफ की, ग्राफ किस तरह बनता है। ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस, ग्राफ की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल की बात कर लिया, प्रिंसिपल के रिलेटेड ही हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है इसका, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई
एक्सिस। अब आपने वाई एक्सिस के अलोंग पी एम लेना होता है। पी एम का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं पी एच। मैं यहां पे लिखता हूं पी एच। अब पी जहां पे वर्ड आ जाए आपको पता होना चाहिए इसका माइनस लॉग मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहां पी एम है माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल। यहां पी एम का मतलब क्या है, पी का मतलब तो हो गया माइनस लॉग और एम का मतलब होता है मेटल। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, पीएम हमने यहां पे ले लिया, यानी कि मेटल का मोलर कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया। और जब ये वाली बात करता हूं नेगेटिव लॉग, तो एक बात आपके जहन में आनी चाहिए, जिससे मैं कहता हूं जब पीएच अगर ये मेरे पास पीएच अगर 12 हो, तो पीएच 12 होने का मतलब क्या है कि वो चीज बेस है, यानी कि उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज की है, OH नेगेटिव आयन की, और हाइड्रोजन आयन की बहुत कम कंसंट्रेशन है। अब मैं यहां पे पीएच की वैल्यू 12 लिख रहा हूं, ये तो है ज्यादा, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कम है। अब एक बात याद रखें, जहां पे भी नेगेटिव लोग आएगा वो जितनी छोटी वैल्यू होगी उसको उठा के उतना बड़ा कर देता है। ये बात आपने जहन में रखनी है, नेगेटिव लोग जितनी छोटी वैल्यू होगी उसको उठा के उतना ही बड़ा कर देगा, ये छोटी वैल्यू को बड़ा कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे जितना H कंसंट्रेशन कम होगी हम कहते हैं उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। अब इसका ग्राफ यहां पे आपने एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंसंट्रेशन ऑफ एडीटी है। यहां पे एडीटीए का वॉल्यूम लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, यानी वाई एक्सिस के अलोंग पीएम लेना है माइनस या नेगेटिव लॉग ऑफ मेटल कंसंट्रेशन, और एडीटीए सेंटीमीटर क्यूब में आपने एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेनी। अब जब हम ग्राफ्स का ड्रा करते हैं इसका कुछ इसी तरह बनता है, इसी तरह जिस तरह ये वाली चीज बनी। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब को समझिएगा। कहते हैं जैसे मैं ईडीटीए, अब इस साइड पे ये बात याद रखें, ईडीटीए की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे ईडीटीए की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो ऐसा ऐसा पीएम की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज, यानी ऊपर की तरफ पीएम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जितनी पीएम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऐसे मेटल कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जिस तरह मैंने यहां पे एग्जांपल दी थी, पीएच जितनी ज्यादा होगी एच कंसंट्रेशन उतनी कम होगी। यहां पे ऐसा ऐसा क्या होता जा रहा है, पीएम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि मेटल आयन की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा यूज होती जा रही है। कहां पे यूज होती जा रही है, जब मैं ऊपर से ईडीटीए गिरा रहा हूं, गिराने का वो नीचे आके मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देते हैं, और जबकि ईडीटीए का वॉल्यूम हमने यहां पे लिया हुआ है, यानी इस साइड पे ईडीटीए का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। और एक वक्त आता है यहां पे जहां पे जितनी भी मेटल्स आयन थे सारे के सारे यूज हो गए, मजीद मेटल आयन नहीं बचा। यहां पे देख रहे हैं मेटल आयन कंसंट्रेशन और नहीं बढ़ रही, पीएम की वैल्यू और नहीं बढ़ रही, यहां पे आगे खत्म हो गई। सही है, यहां पे आके मेटल आयन कंसंट्रेशन जितनी यूज होनी थी, जितने भी सोल्यूशन के अंदर थे वो सारे के सारे यूज हो गए, और इसका ऑलमोस्ट एंड पॉइंट यहां पे आ रहा है। ये हमारे पास एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट। अब एक बात और आपने यहां पे माइंड में रखें, हम इसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के साथ क्यों कहा कि बेसिकली बुनियाद जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे है। देख रहे हैं दोनों ग्राफ तकरीबन तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है। इसलिए हम कहते हैं जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है या फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये तकरीबन सेम है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बुनियाद एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, इसलिए हमने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है। इसके बाद आपने एक और चीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है पीएच पर बड़ी डिपेंड कर रही होती है। अमूमन जो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे होते हैं उसके लिए पीएच की वैल्यू हम मेंटेन रखते हैं ऑलमोस्ट 12, यानी कि पीएच 12 पे सारे का सारा काम कर रहे होते हैं।
अब जितनी पीएच आप ज्यादा रखते हैं उससे होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है। हायर पीएच पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। जब वो स्टेबल होगा वो हमें एक बड़ा क्लियर कट एंड पॉइंट देगा, यानी कलर सडनली चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं सपोज किया कि जी लो पीएच पे हमने यही टाइट्रेशन की, मसलन 9 पीएच पे, मैंने 12 पे नहीं की। ये मेरे पास अगर रिजल्ट 12 पे आ रहा है, तो ये 12 पीएच पे है। अगर मैं कहता हूं सपोज मैंने 12 पे नहीं की, मैंने 9 पे कर ली है, अब उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि ग्राफ आएगा स्टार्ट तो यहीं से होगा, यहीं पे इस तरह हो जाएगा, ये पीएच 9 है, यानी एक शॉर्प कलर ही देगा, फौरन वो आगे से टर्न हो जाएगा। सही है। इसलिए हम कहते हैं कि पीएच आप कोशिश करें कि हायर रखें, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो स्टेबल होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हम करते हैं वहां पे पीएच हमेशा 12 यूज करते हैं, हमेशा 12 पीएच का ही इस्तेमाल करना है। और इस पीएच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया का सोल्यूशन डाल देते हैं। अमोनिया नहीं है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब के अंदर अमूमन होता है। आपने क्या करना है, जैसे ईडीटीए का वो सोल्यूशन बनाते हैं उसके अंदर, या फिर बफर बनाने के लिए आप अलग बफर बनाते हैं, बफर बना के आपने इसके अंदर डाल देना है। बफर कितनी पीएच का होना चाहिए, 12 पीएच का। 12 पीएच का बफर बनाना है और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देना है, ताकि पीएच हमारे पास बेसिक रीजन में रहे और जो कॉम्प्लेक्स बने वो स्टेबल हो। ये था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के हवाले से कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किस तरह की जाती है। करने के बाद हमारे पास इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एसिड बेस टाइट्रेशन पे, हम क्यों कहते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन की तरह का ही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीएच की जो वैल्यू है बड़ी डिपेंड कर रही होती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। पीएच मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बफर सोल्यूशन यूज करते हैं 12 पीएच का। यह था आज का लेक्चर, वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।